हेलो बच्चों, पॉलीमर के लेक्चर सीरीज़ में अपन ने लास्ट पॉलीमर में टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स के बारे में पढ़ लिया है। पिछले लेक्चर्स के अंदर पूरे चारों टाइप्स के बारे में अपन ने देख लिया। अब अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन की। देखो, टाइप्स ऑफ पॉलीमर पढ़े थे कि पॉलीमर कितने तरह के होते हैं। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन कि पॉलीमर की फॉर्मेशन कितने तरह से हो सकती है, यानी बहुलीकरण के प्रकारों के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो अपना जो नया हेडिंग रहेगा वो है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पॉलीमराइजेशन के मेनली अपने पास दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है अपने पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इन दोनों के टाइप्स अपन ने, इन दोनों के बारे में अपन ने पहले पढ़ रखा है। टाइप्स ऑफ पॉलीमर में वही चीज़ें आएगी, वही एग्जांपल आएंगे, बस अब उनकी पूरी मैकेनिज्म आएगी, किस तरह से विथ मैकेनिज्म पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। अगर मैं एडिशन के आगे टाइप्स की बात करूं तो एडिशन के आगे फिर दो टाइप होंगे। एक होता है आपके पास फ्री रेडिकल एडिशन, जबकि दूसरा होगा आपके पास आयनिक एडिशन। आयनिक के आगे दो पार्ट फिर होते हैं। एक होता है आपके पास कैटायनिक और दूसरा होता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। जबकि कंडेंसेशन के कुछ टाइप नहीं है, बस ये एक ही तरह का होता है। तो मेनली बात करें तो अपन ये चार मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी? फ्री रेडिकल, कैटायनिक, एनायनिक और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बारे में हालांकि अपन ने कंडेंसेशन पॉलीमर में ही बात कर ली थी, वहीं पे मैंने आपको बता दिया था किस तरह से कंडेंसेशन के थ्रू कंडेंसेशन पॉलीमर की फॉर्मेशन की जाती है। तो मेनली अपन यही तीनों मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। मैकेनिज्म पढ़ने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए और वो है आपके पास बॉन्ड क्लीवेज। कि दो एटम्स के बीच में जब कोई बॉन्ड बना हुआ है तो वो किस तरह से ब्रेक हो सकता है। मेनली दो कार्बन के बीच में जब जो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है वो किस तरह से ब्रेक हो सकता है, उसकी बात अपन यहाँ पर करते हैं। तो देखो, बॉन्ड का फॉर्मेशन दो तरह से होता है। एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा होगा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, यानी कि समांश विखंडन और विसमांश विखंडन। देखो, सीधी सी बात है, मान लो ये ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं कहता हूं कि इसका होमोलाइसिस होगा। अगर इसका होमोलाइसिस होगा तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम्स के ऊपर चले जाएंगे, यानी कि इसकी फॉर्मेशन होगी, रेडिकल की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। और मैं कह रहा हूं कि बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो, तो अगर बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो सीधी सी बात है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के ऊपर चले जाएंगे जिसकी भी ईएन ज्यादा होगी। मान लो बी की ईएन ज्यादा है, तो क्या होगा? बी पे नेगेटिव और ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो होमोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जबकि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज विषमांश विखंडन में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम की तरफ चले जाते हैं तो आयंस की फॉर्मेशन होती है। जिसकी ईएन ज़्यादा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एनायन बनेगा और दूसरे के ऊपर कैटायन की फॉर्मेशन होगी। सही बात है। तो ये दो तरह से बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अब कब कौन सा क्लीवेज कराना है उसकी कंडीशन होती है। दोनों में से एक की कंडीशन हमेशा याद रखो, उसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन आ जाए तो वो सामने वाले की होगी। फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर होमोलाइटिक क्लीवेज की सारी कंडीशन के बारे में पता है तो जैसे ही कंडीशन आएगी उनमें से अगर होमोलाइसिस वाली कंडीशन होगी तो मैं होमोलाइसिस करा दूंगा,
और उसके अलावा कोई कंडीशन होगी तो मुझे हेटेरोलाइसिस कराना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो देखो होमोलाइटिक क्लीवेज की क्या कंडीशन होती है? होमोलाइटिक क्लीवेज की कंडीशन होती है हेल्पर H मतलब हीट, E मतलब एनर्जी, L मतलब लाइट, P मतलब पेरोक्साइड, R मतलब रेडिकल खुद। हेल्पर से इसको याद रखो, यानी हीट, एनर्जी, लाइट, पेरोक्साइड और रेडिकल की प्रेजेंस में हमेशा कौन सा क्लीवेज होता है? होमोलाइटिक, और बाकी कंडीशंस के ऊपर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। आई बात समझ में? अब इस चीज़ का यूज़ करते हुए मैं आपको इनकी मैकेनिज्म के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन की मैकेनिज्म की। तो बात करते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म मेनली 3 स्टेप के अंदर होती है। सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी कि श्रृंखला प्रारंभन पद। दूसरा होता है चेन इलॉन्गेशन स्टेप, यानी श्रृंखला संचरण या फिर वृद्धि पद। और तीसरा होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, यानी श्रृंखला समापन पद। चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर हमेशा फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल टेक्स प्लेस, यानी इस स्टेप में हमेशा क्या होगा? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। दूसरे स्टेप के अंदर मोनोमेरिक यूनिट्स अटैच टू फॉर्म लॉन्ग चेन। मोनोमर यूनिट्स लगातार आपस में जुड़ेगी, चेन का इलॉन्गेशन होगा, श्रृंखला में वृद्धि होगी और लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन होगी। और थर्ड स्टेप, क्योंकि नाम ही इसका टर्मिनेशन है, तो यहां पे क्या होगा? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टॉप्स, यानी कि जो आपका बहुलीकरण चल रहा है, आप जो पॉलीमराइजेशन कर रहे हो, वो फिर आपको इस स्टेप के अंदर ख़त्म करना पड़ता है, यानी यहाँ पर पॉलीमर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो मेनली ये 3 स्टेप होते हैं फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन के। आई बात समझ में? अब एक एग्जांपल लेके इन तीनों स्टेप्स के बारे में समझते हैं। तो अपन फॉर्मेशन करेंगे पॉलीथीन की। तो देखो किस तरह से फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन का यूज़ अपन पॉलीथीन के फॉर्मेशन में करते हैं। एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन के L मॉलिक्यूल, प्रेजेंस होती है यहाँ पे पेरोक्साइड की। पेरोक्साइड कौन सा होगा? मेनली बेंजोइल पेरोक्साइड काम में लोगे और आपको मिल जाएगा। पॉलीथीन की स्ट्रक्चर तो बनानी देखी थी अपन ने, ये इस तरह से पॉलीथीन की फॉर्मेशन हो जाती है। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म का जो सबसे पहला स्टेप, क्या लिखा था इस स्टेप का नाम? फॉर्मेशन ऑफ चेन
इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन स्टेप, और इस स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। सही है। देखो मैंने लिया C6H5 C डबल बॉन्ड बेंजोइल पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज होता है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक एक फ्री रेडिकल। आपको मिलेगा 2C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, ये फ्री रेडिकल जाएगा बॉन्ड में, इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर। फ्री रेडिकल की जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो इसी तरह से बनाते हो। जीओसी के वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बता रखी है, किस तरह से फ्री रेडिकल रेजोनेंस में भाग लेता है। तो कुछ उसी तरह से यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखो हुआ क्या, बात करते हैं। सी डबल बॉन्ड O तो था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, ये CO2 गैस बन के बाहर निकल गई, आपको मिल गया 2C6H5 फ्री रेडिकल। सही है। अब यहां से ये एक C6H5 रेडिकल आपके एक मोनोमर के साथ रिएक्शन करेगा और देखो क्या बनेगा, गौर से देखना। रेडिकल की प्रेजेंस में बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन तो बना लेंगे बॉन्ड और आपको मिलेगा C6H5 CH2 रेडिकल। भाई इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इन दोनों ने तो अपना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, फ्री रेडिकल। तो ये आपका पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। दूसरा स्टेप चेन इलॉन्गेशन था। बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप चेन इलॉन्गेशन। हमने कहा था कि इस स्टेप के अंदर इस फ्री रेडिकल से मोनोमर यूनिट्स लगातार जुड़ती रहेगी और चेन यानी श्रृंखला लंबी होती रहेगी। देखो कैसे, तो पहले स्टेप से जो आपको फ्री रेडिकल मिल रहा है उसकी रिएक्शन करा दो मोनोमर यूनिट्स के साथ। तो देखो आपके पास क्या आया, रेडिकल की प्रेजेंस में बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर आपके फ्री रेडिकल CH2 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 फ्री रेडिकल। देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेन लंबी हो रही है। जैसे ही एक मोनोमर यूनिट जोड़ा पूरा का पूरा एज इट इज ऐड हो गया और चेन क्या होती जा रही है, लगातार लंबी होती जा रही है। 2 जोड़े डाइमर बना, 3 जोड़े ट्राइमर बना। हमें तो पॉलीमर की फॉर्मेशन करनी है, कितने जोड़ने पड़ेंगे, n मॉलिक्यूल्स जोड़ने पड़ेंगे एथीन के। तो एथीन के n मॉलिक्यूल्स जोड़ दो, क्या लिखूंगा, n CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो इसी तरह से ये जुड़ेंगे और आपको क्या मिलेगा लास्ट में, C6H5 CH2 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 CH2, ये लगा दूं N CH2 फ्री रेडिकल। सही है। तो ये है आपके चेन इलॉन्गेशन। अब जितने भी जोड़ना है जोड़ दो, 100 जोड़ना है, 200 जोड़ना है, वो N 100 हो जाएंगे, यानी कि CH2 100 बीच में और है। आई बात समझ में, हो गई चेन इलॉन्गेट, श्रृंखला में वृद्धि हो गई।
अब लास्ट स्टेप है आपके पास थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन। देखो आपको कभी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को रोकना है तो उसका एक सिंपल तरीका होता है कि दो फ्री रेडिकल्स को आपस में जोड़ दो, वो चेन वो रिएक्शन वहीं पर समाप्त हो जाती है, वहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये जो आपने चेन इलोंगेटेड स्टेप से बनाया है मॉलिक्यूल, ऐसे कैसे दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दो, CH2 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 N CH2 CH2 रेडिकल, और एक ऐसा कैसा और जोड़ दो, CH2 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 N CH2 CH2 C6H5। इन दोनों को आपस में बॉन्ड से जोड़ दो और आपके पास क्या बन जाएगा, आपका पॉलीमर बन जाएगा। C6H5 CH2 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 तो इस तरह से पॉलीथीन की फॉर्मेशन हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये है आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट आयनिक मैकेनिज्म की बात करते हैं कि किस तरह से आयनिक मैकेनिज्म परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं कैटायनिक मैकेनिज्म की। देखो कैटायनिक मैकेनिज्म जो होती है वो सबसे पहले तो H+ की प्रेजेंस में शो होगी। दूसरा, आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए मोनोमर के अंदर। अगर आपके मोनोमर में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और H+ की प्रेजेंस है तो वहां पर कौन सी मैकेनिज्म होती है, कैटायनिक मैकेनिज्म। एक अगर एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास है जैसे कि आइसो ब्यूटाइलिन, ये स्ट्रक्चर बनाई थी आइसोब्यूटाइलिन की। तो आइसोब्यूटाइलिन में ये इस एल्कीन पार्ट के ऊपर ये जो CH3 लगे हुए इनका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस I इफेक्ट या प्लस H इफेक्ट मान लो, एल्कीन है तो प्लस H इफेक्ट, रिलीजिंग इफेक्ट है तो रिलीजिंग इफेक्ट है। और अगर इसको हमें फॉर्मेशन करनी है, बनाना है अगर मुझे पॉली आइसोब्यूटाइलिन, तो जो मैकेनिज्म काम में लूंगा वो कौन सी होगी, कैटायनिक मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे भी आपको मैकेनिज्म में 3 ही स्टेप मिलेंगे जो आपको फ्री रेडिकल में मिलते थे। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। वहाँ पर सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल बनता था, यहाँ आयंस बनेंगे। कैटायनिक मैकेनिज्म है तो पहले में कैटायन बनेगा, दूसरे में वही इलोंगेशन होगा और तीसरे में टर्मिनेशन होगा। तो बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप वही चेन इनिशिएशन, और इस चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयन। मेरे पास है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, कंडीशन आएगी H+ की, इनके प्लस इफेक्ट में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H+ इसके ऊपर अटैक करेगा, आपको मिलेगा CH3 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 पॉजिटिव। सही है, बन गया आपके पहला आयन। अब ये जो आयन है ये आपके नेक्स्ट स्टेप के अंदर
मोनोमर यूनिट्स के साथ जॉइंट होता रहेगा और आपकी मैकेनिज्म आगे बढ़ती रहेगी। तो जो दूसरा स्टेप आपके पास आएगा वो क्या आएगा, चेन इलॉन्गेशन स्टेप। चेन इलॉन्गेशन स्टेप के अंदर देखो क्या होगा, CH3 पॉजिटिव। दूसरी मोनोमर यूनिट आएगी CH3, ये चलो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से बना देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3 होगा क्या, वही सेम, इनके रिलीजिंग इफेक्ट में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और आपको देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 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 बॉन्ड बन जाएगा, CH2 CH3 CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। देखो चेन इलोंगेट हो रही है, पहले एक था, अब दो से क्या बन गया, डाइमर, एक और जोड़ दोगे ट्राइमर टेट्रामर। हमें तो कितना बनाना है, पॉलीमर बनाना है, तो डायरेक्ट N जोड़ देता हूँ, मैंने जोड़ा N मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3। तो देखो N मॉलिक्यूल जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 पॉजिटिव, और ये एक मोनोमर यूनिट के आगे मैंने क्या लगा दिया, N। सही है, यानी कि इसके N मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और सबसे लास्ट में ये आपके कैटायन वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया आपके चेन इलोंगेशन स्टेप। अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं, वो है आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप। देखो थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप, यानी कि अब आपको चेन को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या करेंगे अपन, ये मिला अपने को सेकेंड इलॉन्गेशन से, इसको दोबारा लिखते हैं CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 पॉजिटिव, और ये आपका N का पार्ट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब चेन खत्म करने के लिए क्या करूँगा, अपन ने सॉल्वेंट से H+ लिया था, उसको सॉल्वेंट को वापस H+ देना पड़ेगा, ये यहाँ से H+ जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज गायब, ये H+ निकल गया बाहर, ये चेन यहीं पर समाप्त, और आपको मिल गया मैथिल मैथिल CH2 मैथिल मैथिल CH डबल बॉन्ड मैथिल मैथिल, ये पॉली आइसो ब्यूटाइलेन। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एनायनिक मैकेनिज्म की, रिलेट करते हैं उसको कैटायनिक से। वहाँ पर एसिडिक नेचर था मीडियम, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, बेसिक मीडियम। वहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थे, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया पॉलीवाइनिल क्लोराइड,
सही है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब सीधी सी बात है, इसकी जगह आप कोई भी हेलोजन लेके इस एग्जांपल को बता सकते हो। जैसे कि अपन ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, कोई भी नॉर्मल X, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए आपकी ये X। इसके भी आपके पास 3 ही स्टेप आएंगे। सबसे पहला चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। कैसे, CH डबल बॉन्ड CH2 बेसिक मीडियम, ये रिलीज विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ आएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, OH। तो देखो आपको क्या मिलेगा, इधर से लिख देता हूँ, HOCH CH2 नेगेटिव, यस, सही है। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास चेन इलॉन्गेशन। अब इससे मोनोमर यूनिट्स जुड़ती जाएगी और चेन इलॉन्गेट होती जाएगी। देखो कैसे, OH CH CH माइनस X, क्या जोड़ूँ मैं यहाँ पर, मैं जोड़ देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CHX। यही है आपकी मोनोमर यूनिट। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों में बॉन्ड बनेगा और आपको मिलेगा X CH2 CH X नेगेटिव, डाइमर बन गया। अपने को पॉलीमर बनाना है तो इसके n यूनिट्स जोड़ दो। तो देखो n यूनिट्स जोड़ते ही आपको क्या मिलेगा, OH CH CHX CH2 CHX CH2 CHX नेगेटिव, और एक मोनोमर यूनिट कौन है, CH2 CHX। तो ये CH2 CHX के बाहर क्या लगा दिया मैंने, N का साइन, यानी ये N नंबर में प्रेजेंट है जितने भी आपको मोनोमर्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग। चेन इलोंगेट हो गई, तो अब चेन को खत्म करो। लास्ट स्टेप चेन टर्मिनेशन। देखो आपने लिया था, हिसाब बराबर कर रहे हैं, वहाँ पे भी कैटायनिक में भी हिसाब बराबर किया था, H+ लिया था वापस लौटा दिया था। अब यहाँ पर OH- लौटाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो हिसाब दूसरी तरह से बराबर करते हैं। मीडियम था बेसिक, सही है, आपने एक OH ले लिया तो नंबर ऑफ आयंस OH के कम हो गए ना, तो वापस बैलेंस बनाने के लिए या तो OH वापस लौटाओ और या फिर एक H+ और वहाँ से एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ अपन दूसरा तरीका अपनाएंगे, OH दे नहीं पाएंगे लेकिन H+ एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होगा आपके पास, ये जो आपके पास बना है CH2 CHX CH2 CHX CH2 CHX नेगेटिव, इसमें H+ कर देंगे ऐड, और जैसे ही H+ ऐड करूंगा देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, HO CH2 CHX CH2 CHX CH2 CH2X, और ये इस तरह से आपके एनायनिक मैकेनिज्म यहाँ पर बताई जाती है। तो इस तरह से आप पॉलीमराइजेशन की सारी मैकेनिज्म के बारे में
आसानी से यहाँ पर बता सकते हो कि किस तरह से इसकी मैकेनिज्म चेंज होती है, किस तरह से यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आई बात समझ में? यहाँ पर CH2 है, उल्टा क्या ना बने, ये CH2, ये CH2 है सारा यहाँ तो ये है आपके पास एनायनिक मैकेनिज्म। सही है। तो तीनों तरह के पॉलीमराइजेशन की बात अपन ने कर ली है। आई होप आपको पॉलीमराइजेशन में अब कोई दिक्कत नहीं है एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।